महेशपुर की संध्या अपनी माँ सुनीता और छोटी बहन सपना के संग रहती थी। जैसे तैसे संध्या ने 12वीं पास की थी। सपना 10वीं क्लास में थी। माँ सुनीता घरों में दाई का काम किया करती थी और शाम तथा दोपहर में सिलाई का काम करती थी। सपना, तुम्हें कितनी बार समझाया कि काजल के साथ मत रहा कर। वो सेठ महाजन की बेटी है और तू ठहरी उनके घरों में काम करने वाली की बेटी। तो क्या हुआ, होंगी वो किसी की बेटी? मेरी तो दोस्त है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, लेकिन इस संसार में सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर और दूसरा गरीब। जमाना बदल रहा है दीदी, अब कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है, हम सब इंसान हैं। ठीक है बहन, तू खुद समझदार है, लेकिन मैं कहूँगी कि इन लोगों से डिस्टेंस बना कर ही रखे तो अच्छा है। अगले दिन काजल की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में काजल, संध्या और सपना दोनों को इनवाइट करती है। इनकी माँ सुनीता काजल के यहाँ काम करती है। ये दोनों को भी पता नहीं रहता। बर्थडे पार्टी में, आओ सपना, यही है मेरा घर, तुमने नहीं देखा था ना? अरे दीदी, आप भी आइए। हाँ, बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पार्टी में आई, धन्यवाद। बैठिए ना। अरे काजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स किरण। इन दोनों बहनों को किसने बुलाया है? मैंने ही बुलाया है। क्यों? ऐसे ही। ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। कुछ अपने स्टेटस का भी ख्याल रखो। तू भी ना, जमींदार की बेटी जमींदार ही रहेगी। छोड़ ना। आओ केक काटते हैं। केक काटने के दौरान संध्या की नजर माँ सुनीता पर पड़ती है, पर माँ इशारा कर देती है कि वो कुछ न बोले। बर्थडे के समय ताली बजाने के दौरान किरण की अंगूठी छिटक कर सोफे के नीचे चली जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। बर्थडे के बाद सुनीता फर्श टेबल साफ कर खाने पीने का इंतजाम करने लगती है। सपना और संध्या अपनी माँ को ऐसा करता देख बहुत शर्मिंदा होती है। तभी, अरे मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? क्या हुआ किरण? मेरी हीरे की अंगूठी अभी अभी मेरी उंगलियों में थी, वो नहीं मिल रही। यहीं पर होगी, जाएगी कहाँ? सुनीता आंटी, आपने कोई अंगूठी देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। यही बुढ़ी अभी यहाँ आई थी, यहाँ पर साफ सफाई भी कर रही थी। मुझे लगता है इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। क्या बकवास कर रही हो? वो ऐसा कर नहीं सकती। अगर ये नहीं ले सकती तो जरूर तूने ही मेरी अंगूठी चुराई होगी। हाँ देखिए मेम साहब, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन चोर कतई नहीं हो सकते। अरे वाह, बड़ी आई भाषण देने वाली। मैं कहती हूँ काजल की ये बुढ़ी नहीं तो ये दोनों बहनों ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। तमीज से बात करो किरण, ये तुम्हारी माँ की उम्र की है। मेरी माँ की तुलना ऐसे दाई नौकर से करना भी नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ भले ही हो सकती है ऐसी। बस बहुत हो चुका, मेरी माँ ऐसी नहीं है, यही है। आओ माँ, चलो इन लोगों के यहाँ से, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वे अपने आप को अमीर बताते हैं। ठहरो, जा कहाँ रही हो? अभी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। माँ बेटियों ने मिलकर गैंग बनाया है। बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती कर उनके यहाँ जाकर हाथ साफ करना इन लोगों का धंधा है। पुलिस आती है और जमींदार के कहने पर उन तीनों माँ बेटी को पकड़कर थाने ले जाती है। रास्ते में पूरा गांव उन्हें पुलिस द्वारा ले जाते देखता है। तीनों सर को नीचे गड़ाए बस रोते रहते हैं। इधर काजल अपने बर्थडे पार्टी में हुए हंगामा से निराश सोफे पर जाकर बैठती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे के नीचे चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे ये तो अंगूठी है, वे लोग सही बोल रहे थे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं काजल बोल रही हूँ। अभी जिन्हें आप पकड़ कर ले गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, अंगूठी यही सोफे के नीचे गिरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर तीनों को छोड़ देता है। वे तीनों जब रात को लौट रही होती है तभी उधर से चोर चोर का शोर सुनाई पड़ता है। संध्या देखती है कि चोर कुछ फेंक कर भाग रहा है। उसे जाकर उठाती है तो देखती है कि साधारण हाथ में पहनने वाला काड़ा है। एक पुजारी और कुछ लोग दौड़ते हुए पहुंचते हैं। बेटी, किसी को भागते हुए देखा क्या? हाँ पुजारी जी, ये कड़ा फेंक कर भागा है। ये तो नकली कड़ा है,
असली सोने के भगवान के गहने लेकर वो मंदिर से भागा है। ठीक है बेटी, इसे तू ही रख ले। कड़ा संध्या के हाथ में थमाकर पुजारी एवं अन्य लोग चोर के पीछे दौड़ते हैं। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से लोगों की तरफ आता है। संध्या फुर्ती से सड़क के बीच जाकर ट्रक को पीछे से धकेल देती है। सभी लोग बच जाते हैं। ट्रक ड्राइवर भी आकर बोलता है कि बेटी, तुमने सभी को बचा लिया। मेरे ट्रक की ब्रेक फेल थी। घर पहुंचकर, दीदी, तुमने ट्रक को कैसे ढकेल दिया? मुझे खुद नहीं पता कहां से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। बेटी, अपना कपड़ा और सामान पैक कर लो, हम कल शहर जा रहे हैं। अब इतनी बेइज्जती के बाद गांव में नहीं रहना। नहीं माँ, हम चोर थोड़ी हैं जो गांव छोड़कर जाए। जाना तो उन नीच सोच वाले लोगों को चाहिए जिन्होंने गरीब को चोर समझकर इल्जाम लगाए। संध्या बैंगल को पहन लेती है। लेटी हुई वो अपनी गरीबी के बारे में सोचती रहती है। अगर अमीर होती तो वैसी 5 अंगूठी इन लोगों के मुंह पर मार देती। तभी वो करवट बदलती है तो देखती है कि 5 हीरे की अंगूठी बेड पर पड़ी है। माँ, सपना, जल्दी आओ, ये देखो। क्या बात है बेटी? अरे, ये हीरे की इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई? पता नहीं माँ, अभी मैं सोच रही थी कि अगर मैं अमीर होती तो वैसी 5 अंगूठियाँ इन अमीरों के मुंह पर मारती। दीदी, मुझे लगता है कि हो ना हो इस मंदिर वाले काड़े में कुछ जादू है। अगर ऐसा है तो है कड़ा, हमारा सूटकेस रुपयों से भर जाए। सपना, वो सूटकेस जरा खोलना। ओह माय गॉड दीदी, ये तो पूरे रुपयों से भरा है। आश्चर्य किंतु सत्य। जल्द ही सुनीता गांव में एक बड़ी जमीन लेकर रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। गांव के तथा अगल बगल गांव के लगभग 200 महिलाएं और पुरुष इस फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनीता का परिवार गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। उधर जमींदार का शहर में जो बिजनेस था वो डूब जाता है। शेयर बाजार में भारी घाटा होता है और जमींदार दिवालिया हो जाता है। सुनीता के घर पर, सुनीता भाभी, सुनीता भाभी। अरे जमींदार साहब, आप? अब काहे का जमींदार? मत कहो हमें जमींदार, ये अब गाली जैसी लगता है। अरे आप हमारे लिए आज भी वही है। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। कहिए, कैसा आना हुआ? वो तुम तो जानती हो कि मैं आज की तारीख में दिवालिया हूँ। कर्जदार सर पर चढ़े हैं, कुछ जेवर पड़े हैं, वो रखकर 2 करोड़ रुपए मुझे लोन दे दो। ठीक है, मैं अपने अकाउंटेंट से बोल देती हूँ, आपको पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, ये जेवर आप वापस ले जाए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कुछ बंधक रखने की जरूरत नहीं। जमींदार सुनीता के पैरों पर गिरकर रोते हुए कहता है कि असली अमीर तो आप है। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया और आप मेरी इज्जत बचा रही हो, वो भी बिना कुछ बंधक के। आप महान हो देवी। इस तरह सुनीता आए दिन गांव की समस्याओं का समाधान करती रहती है। जादुई मच्छरदानी। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है।
हो माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो, ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है, काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है, जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई। दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी। वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी। अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काटकर मेरा बुरा हाल कर दिया है और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो। मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे। बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ। जल्दी जाओ। सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर
कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता। अरे मच्छर भी काट रही है। माँ मेरी भी कमर टूट गई है, मुझे बचाओ। अरे अरे ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं। अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी आंखें खोल कर देख लो, एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जादुई पीतल की अंगूठी। आरती आज बहुत उदास थी। अगले रविवार को स्कूल के सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे, सिवाय उसके, क्योंकि पिकनिक का 500 रुपए जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिताजी राघव गुब्बारे बेचते थे। घर में पिताजी के अलावा एक छोटी बहन मालती और माँ कुंती देवी थी, जो सिलाई कढ़ाई करके गरीबी में परिवार जैसे तैसे ही चला रही थी। आरती, आओ खाना खा लो, पिकनिक के लिए अभी 5 दिन है, कहीं न कहीं से इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। बेटा खा लो, कल पूजा है, नदी में नहाने चलेंगे, कल नहाकर ही खाना खाना है। मुझे नहीं जाना कहीं। खा लो ना दीदी, हम लोग कल नदी में नहाने जाएंगे तो वहीं हम लोग रेत पर पिकनिक मना लेंगे। वाह रे छुटकी, आइडिया बुरा नहीं है, चल खाना खाते हैं। लेकिन माँ, हम लोग नाव से नदी के उस पार जाकर नहाएंगे और रेत पर पिकनिक मनाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अब आकर सब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। कल सुबह सुबह तीनों माँ बेटी के साथ पिताजी भी नदी पर नहाने चले गए। राघव का गुब्बारा शाम को ही ज्यादा बिकता था, इसीलिए वो भी चलने को तैयार हो गया। साथ में चटाई और खाने का सामान, पानी का थर्मस आदि चीजें रख लिया। नदी के पास पहुंचकर नाव में से वो लोग नदी के उस पार जाते हैं। नहाने धोने के बाद कुंती और राघव खाने का इंतजाम करने लगते हैं और आरती और मालती दूर जाकर खेलने लगते हैं। मालती, चल बालू में गड्ढा करके पानी निकालते हैं। हाँ दीदी, कुआं खोदकर पानी निकालने में बड़ा मजा आएगा। चलो दोनों अलग अलग बालू खोदते हैं, देखते हैं किसके कुएं से पानी जल्दी निकलता है। दोनों अपने हाथों से कुआं खोदने लगते हैं। तभी आरती के हाथ से कुछ टकराता है और वह गड्ढा करती है तो देखती है एक बंद बोतल में एक अंगूठी है। पिताजी, ये देखो, बालू के अंदर से मुझे क्या मिला? ये तो पुराने जमाने की बोतल लगती है, इसके अंदर अंगूठी है। आओ, इसके कॉर्क को खोलकर अंगूठी निकालता हूँ। लाओ। ये लीजिए पिताजी। बोतल से कॉर्क निकालते समय एक धमाके के साथ बोतल टूट जाती है। उसमें से पीतल की एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी को सब अपनी उंगली में नापते हैं और आरती की उंगली में अंगूठी फिट आती है। घर आकर राघव गुब्बारा बेचने चला जाता है। कुंती बगल वाली काकी का कपड़ा सिलने लगती है। मालती अपने गुल्लक से पैसे निकालकर आरती को देती है। दीदी, ये लो, मेरे गुल्लक में इतने ही पैसे थे, पिकनिक जाने के लिए काम आएगा। रहने दे बहना, मुझे पिकनिक नहीं जाना। काश ये सिक्के सोने के होते। आरती के इतना कहते ही सभी सिक्के सोने में बदल जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये सिक्के तो सचमुच सोने में बदल गए। हाँ दीदी, ये तो कमाल हो गया। माँ, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो? अरे हाँ, आ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो सारा घर आसमान पर उठा रखा है? ये देखो माँ, ये सोने के सिक्के। ये कहाँ से आए? हे भगवान, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। माँ, ये मेरे गुल्लक के सिक्के हैं। मैंने दीदी को पिकनिक के लिए दिया था। दीदी ने कहा कि काश ये सोने के सिक्के होते, और इतने में ही सिक्के सचमुच सोने के हो गए। हाँ माँ, मालती सही बोल रही है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, जैसे मैं बोलूँ कि काश तुम्हारे हाथों में कांच की चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियाँ होती तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, तुम अपने हाथों को देखो, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच सोने की हो गई। तीनों माँ बेटी अचंभित रह जाते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि ये जादुई पीतल की अंगूठी है। राघव के घर आने पर सभी उसको जादुई पीतल की अंगूठी की करामातों के बारे में बताते हैं।
सभी खुश हो जाते हैं कि अब उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आरती बोलती है कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें रखा पैसा कभी भी ना घटे। तुरंत एक सुंदर सा बॉक्स सामने आ जाता है। राघव उसमें गुब्बारे बेचकर लाए हुए सभी पैसे रख देता है, साथ ही घर में जमा पैसे भी उसमें रख देता है। जब भी उन्हें जरूरत होती है बॉक्स से निकाल लेते हैं। आरती पिकनिक जाती है और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। जल्दी ही राघव का शहर में मॉल हो जाता है। एक दिन, माँ, आज मैं जरा लेट आऊंगी, दोस्तों के साथ पार्टी है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहो। माँ, तुम्हें तो सब ऐसे ही दिखते हैं। पार्टी में आरती की दोस्त निशा उससे उसकी अमीरी का राज उगलवा लेती है और शरबत में नशीली गोली मिलाकर पिला देती है। आरती की बेहोशी की हालत में उसके पीतल की अंगूठी निकालकर नकली पीतल की अंगूठी पहना देती है। अगले दिन, बेटी आरती, आज एक बिजनेस डील करनी है। बॉक्स में से 1 करोड़ रुपए निकाल कर लाना तो। जी पिताजी, अभी लाई। अरे, बॉक्स में तो जितने पैसे थे उतने ही निकले। पिताजी देखिए ना, और पैसे बॉक्स से निकल ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ और मांगो। ये बॉक्स पैसों से फिर भर जाए। पिताजी, ये तो खाली ही है। बेटी जरा अपनी अंगूठी दिखाना, ये तो नकली पीतल की अंगूठी है, असली वाली अंगूठी कहाँ गई? उधर निशा ने अंगूठी पहनकर अपने घर का सारा सामान सोने का होने की इच्छा जताई, लेकिन उल्टा सारा सामान मिट्टी का हो गया। यहाँ तक कि घर, गहने, कीमती सामान, सब कुछ। निशा के घर वाले सड़क पर आ गए। निशा अपने पूरे परिवार के साथ आरती के घर पहुँची और दरवाजा खुलते ही पूरा परिवार राघव के परिवार के चरणों में गिर पड़ा। आरती, मुझसे गलती हो गई है। ये लो अपनी अंगूठी। हमारा घर, सामान, गहने, पूरी संपत्ति सब वापस दिला दो। उठो बेटी, ये जादुई अंगूठी भी सच्चे और ईमानदार लोगों की ही मदद करती है। आरती अंगूठी पहनकर निशा का घर और सामान फिर से पहले जैसा हो जाने की इच्छा जाहिर करती है। निशा का घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। इधर आरती का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है। किसी भी परिस्थिति में आदमी को ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं।